नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खंडवा पहुंचे। छेगांव, माखन, रुस्तमपुर में किया भारत जोड़ो यात्रा का निरीक्षण। कमलनाथ ने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत थी। हमारी संस्कृति, हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहा है। यह हाल पूरे देश का है। राहुल गांधी सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। राहुल का तप मेहनत और तपस्या है। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। यहाँ से इधर से हो जाओ, थोड़ा साइड में कर लो। मामा का हम कार्यक्रम बना रहे हैं बड़ौदा है, उनका जो जन्मस्थल है वहाँ हम कार्यक्रम बना रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज जो देश में हालात है, हमारे संस्कृति पर, हमारे संविधान में आक्रमण हो रहा है। आज प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है, एक यात्रा का नहीं है, आज प्रश्न पूरे देश का है। और राहुल जी की मेहनत, तपस्या और संघर्ष 3700 किलोमीटर चल के ये यहाँ से गुजरेंगे, कश्मीर तक जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मेरा तो आपने मुझे आज यहाँ आकर मेरा हौसला बढ़ाया, आपका जोश और आपका उत्साह देखकर, और यही जोश के साथ राहुल जी की यात्रा को आप ऐतिहासिक बनाएंगे, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि ये छेगांव पॉइंट है जहाँ पर राहुल जी का भोजन स्थान है। यहाँ से कंटे मामा के लिए तो आप निवेदन कर रहे हैं। यहाँ से दादाजी दुनिया वाले मंदिर से 15 किलोमीटर, अगर उनके लिए भी प्रयास करेंगे तो हम दादाजी के राहुल जी के दर्शन करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए भी ये होना चाहिए। दादाजी मंदिर हाँ, दादाजी मंदिर हटो। मुख्यमंत्री चौहान की खाद्य व्यवस्था के संबंध में खाद्य व्यवस्था के संबंधों में जो अफवाह फैलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के खाद की पर्याप्त व्यवस्था, खाद की आपूर्ति निरंतर जारी है। नैक निरंतर आ रहा है। किसान भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान भाई आवश्यकता अनुसार खाद लें। कुछ लोग प्रदेश में भ्रम, अफवाह और अराजकता फैलाने का प्रयास करें, ऐसे लोग पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। प्रदेश में खाद की आपूर्ति निरंतर की जा रही है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, हम खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। खाद के रैक निरंतर आ रहे हैं, कमी नहीं है। तकनीकी कारणों से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी, लेकिन खाद की उपलब्धता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आवश्यकता के अनुसार खाद आपको मिलेगी, हम उपलब्ध कराएंगे, और इसलिए जैसी जरूरत है वैसी खाद प्राप्त करें। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं प्रदेश में। ऐसे लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे। कोई गड़बड़ करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप आश्वस्त रहें, आपको पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता जनजाति पर आईसीएमआर की रिपोर्ट को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। टीबी उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मंत्री सारंग, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से टीबी का उन्मूलन कर खत्म करेंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि आईसीएमआर की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर पूरी प्रक्रिया अपनाएंगे। मंत्री सारंग ने इंदौर में राहुल गांधी के साथ कमलनाथ के शामिल होने को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान आया है। नेहरू परिवार और राहुल गांधी को यह बात स्पष्ट करना चाहिए कि 1984 में जो सिख पर कांग्रेस नेताओं ने जो अत्याचार किया उसके बारे में आज कांग्रेस का क्या मत है।
विगत दिनों गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर इंदौर में जो घटना हुई है वो इस बात को इंगित कराती है और अभी भी सिख समाज के घाव हरे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खाद की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। खाद की जो मात्रा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लगातार किसानों को उचित मात्रा में समुचित जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी और समय से खाद मिल सके, इसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार के समय जिस प्रकार से कांग्रेस ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की और जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि मध्य प्रदेश के किसानों का वो कांग्रेस 2 लाख का कर्जा माफ़ करेगी और कर्जा माफ़ नहीं किया, उसके कारण जो किसान डिफ़ॉल्टर थे उनको भी हमने सुविधा दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान हो उसको खाद जरूर उपलब्ध कराया जाए। नगद में खाद, पूरी तरह से कैश में खाद सभी को मिल रहा है और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में लगातार केंद्रीय रसायन और फर्टिलाइज़र मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया से लगभग रोज़ बात करते हैं और खाद की पूरी तरह आपूर्ति हो सके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ढंग से हो सके, इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस पहले ये तो बता दे कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को डिफ़ॉल्टर क्यों कर दिया। कांग्रेस इस बात का तो जवाब दे कि कांग्रेस के किसानों को कांग्रेस ने 2 लाख का कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों को वो आकर इस बात का स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने तो कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ होगा और यदि कर्जा माफ़ नहीं होगा तो 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा देंगे। इस बात का वो जवाब दे। किसानों को जो भी दिक्कत आई है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा किया है। किसानों को जो चुनाव में वादा किया था वो पूरा नहीं किया। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। सर, लेकिन शेडो चीफ कमलनाथ भी रहेंगे। कुछ दिनों पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का वहां पर तगड़ा विरोध हुआ था और जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आए थे, क्या लगता है ऐसे में अगर कमलनाथ वहां पर साथ में जाते हैं तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि नेहरू परिवार को, राहुल गांधी को ये बात स्पष्ट देश के सामने जरूर करनी पड़ेगी कि 1984 में जो हमारे सिख भाइयों के साथ अत्याचार कांग्रेस के नेताओं ने किया था, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे जगदीश टाइटलर हो, उसके बारे में आज कांग्रेस का क्या मत है, नेहरू परिवार का क्या मत है। निश्चित रूप से विगत दिनों परम पूज्य गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व पर इंदौर में जो घटना हुई वो इस बात को इंगित करती है कि अभी भी जो हमारे सिख समाज के बंधुओं पर गहरे जिस प्रकार से उनके दिल पर गहरे जो प्रभाव पड़ा है वो आज भी हरे हैं। ये निश्चित रूप से कांग्रेस को समझना चाहिए कि सिख समाज के घाव अभी भी हरे हैं। अभी भी उनको इस बात का बहुत दर्द है कि कांग्रेस के नेताओं ने सिख समाज के साथ अत्याचार किए थे। यदि पिछले हफ्ते ही यह घटना हुई है तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं और इंदौर आ रहे हैं तो उनको उससे पहले इस बात का खुलासा करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को पीसीसी का अध्यक्ष क्यों बनाया है जिसके दामन पर सिख दंगों के दाग हैं। क्या कांग्रेस को और कोई नेता नहीं मिल रहा? ये केवल सिख समाज का ही विषय नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का विषय है। तो निश्चित रूप से इंदौर में आ रहे हैं या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आ रहे हैं तो उन्हें अपनी यात्रा रोककर पहले माफ़ी भी मांगनी चाहिए और कमलनाथ को कांग्रेस से निकाल देना चाहिए। यदि वो कांग्रेस में कमलनाथ को रखते हैं और उनके नेतृत्व में यात्रा मध्य प्रदेश में निकलती है तो ये इस बात को इंगित करेगा कि कांग्रेस को सिख दंगों को लेकर कोई भी माफ़ी मांगने की भावना नहीं है। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। 1984 में जो दंगे हुए हैं उसके दाग कमलनाथ के दामन पर हैं और ऐसे व्यक्ति को पीसीसी चीफ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस जिन जिन मुद्दों पर बोल रही है उन मुद्दों पर कांग्रेस ने वादा खिलाफी की।
ये वही कांग्रेस और कमलनाथ जी हैं जिन्होंने किस बेरोजगार युवाओं को वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने की सरकार में एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हमारी सरकार तो समुचित रूप से हर स्तर पर युवाओं की बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास भी कर रही है और उसमें सफल भी हो रही है। चाहे सरकारी नौकरियों में की भर्तियां लगातार करके युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे स्वरोजगार के अलग अलग अवसर के माध्यम से उन्हें रोजगार देने की बात हो, मुद्रा योजना, स्वावलंबन योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिससे युवा स्वयं का व्यवसाय करे और केवल खुद ही व्यवसाय से ना लगे, खुद ही रोजगार से ना लगे, बल्कि बाकी युवाओं को भी रोजगार से लगाएं। इसकी भी समुचित व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और एक बड़ा काम हमारी सरकार जो कर रही है कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर औद्योगिक निवेश लेके आ रही है। जब औद्योगिक निवेश आता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को रोजगार मिलता है। उन कंपनीज में, उन फैक्ट्रीज में जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ पर तो युवाओं को रोजगार मिलता ही है, उसके साथ ही उसके आसपास के युवाओं को भी बड़े स्तर पर रोजगार मिलता है। तो हमारी सरकार तो हर स्तर पर युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। कांग्रेस ने केवल छलावा किया है। कांग्रेस के सामाजिक कल्याण प्रकोष्ठ की बैठक आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी सहित प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आज हमारी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है उसमें प्रकोष्ठ की क्या भूमिका रहेगी, इसकी रणनीति बनाई गई। साथ ही प्रदेश के सभी 67 जिलों में हमारे प्रकोष्ठ के पदाधिकारी घर घर जाएंगे और घर घर कमलनाथ कैंपिंग का शुभारंभ करेंगे। साथ ही कमलनाथ ने 15 महीने के कार्यकाल में क्या किया यह जनता को बताएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने जहां आज इस बैठक के संबंध में जानकारी दी, साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में आ रही है। मैं नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करता हूं, वर्तमान में भोपाल में रहता हूं। समाज कल्याण प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज जो आप समाज कल्याण प्रकोष्ठ की जो बैठक है किस उद्देश्य को लेकर की जा रही है, आगे किस तरह की रणनीति को लेकर तैयारी की जाएगी 2023 को लेकर? आज हम लोगों ने जो बैठक आयोजित की है, इस बैठक में हमने मिशन 2023 का आगाज किया है और भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में ये मीटिंग हमने रखी हुई है। इस मीटिंग में हमारा राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 20 तारीख को प्रवेश करेगी, तो उसमें हमारे प्रकोष्ठ की क्या सहभागिता रहेगी उसको लेकर हमने ये मीटिंग का आयोजन किया है। और अभी हमने परसों के रोज गांव-गांव कमलनाथ, घर घर कमलनाथ का कैंपेनिंग हम चालू कर रहे हैं। जनता के बीच में हम जाएंगे और प्रदेश के 67 जिलों में हम पहुंचेंगे और जो कमलनाथ जी द्वारा 15 महीने के जो कार्य हैं वो हम आम जनता के बीच में जाके बताएंगे। ठीक है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इसके समाज कल्याण प्रकोष्ठ की बैठक है। इस समाज कल्याण प्रकोष्ठ में एक अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, गांव-गांव कमलनाथ, घर घर कमलनाथ। और इस कार्यक्रम के जरिए जो कांग्रेस की रीतियां नीतियां हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी की जो रीतियां नीतियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए पहल की जाएगी। जो हमारे ग्रामीण निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के हों, जनपद के हों, जिला पंचायत के हों और चाहे नगरीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, उनको इस प्रकोष्ठ में शामिल किया जाएगा। ये तो रही सामाजिक प्रकोष्ठ से संबंधित बात। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में हमारे नेता राहुल गांधी जी 20 नवंबर को प्रवेश कर रहे हैं और उनकी यात्रा जो प्रस्तावित है वो आगे आगर मालवा तक की है। वहाँ से वो सुसनेर से राजस्थान में प्रवेश करेंगे। विभिन्न स्थानों पर ये यात्रा की जा रही है, चाहे बात बुरहानपुर ज़िले की हो, चाहे खरगोन ज़िले की हो, चाहे इंदौर ज़िले की हो, इंदौर ग्रामीण की हो, उज्जैन ज़िले की हो,
और आगर मालवा की हो। वहाँ के लिए पूरा कार्यक्रम बनाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम अपने नेता राहुल गांधी जी का और उनके साथ आ रही जो भारत यात्री हैं, अतिथि यात्री हैं, मध्य प्रदेश से भी यात्री जुड़ेंगे और अन्य यात्री जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उस यात्रा को हम सफल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की पुण्यतिथि पर भव्य भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर मातृ छाया दशहरा उत्सव समिति सांस्कृतिक आयोजन समिति द्वारा एक शाम बाबा खाटू श्याम के नाम से भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजक दीपक ठाकुर ने बताया कि आगामी 16 नवंबर को राजधानी का सुपर गार्डन क्षेत्र स्थित एकतापुरी दशहरा मैदान में आयोजन होगा, जिसमें रायबरेली यूपी के सुप्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था की गई। ये मेले के बाहर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। महिलाओं के लिए अलग से हमने व्यवस्था की है बैठने की, और सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी उपस्थित रहेंगे। भोपाल की महापौर मालती राय जी भी उपस्थित रहेंगी। महिलाओं को बैठने के लिए क्या कुछ सुविधा है? महिलाओं के लिए अलग से हमने व्यवस्था की है, चेयर लगाई जाएंगी, महिलाओं की अलग व्यवस्था रहेगी और पुरुषों की अलग व्यवस्था रही जाएगी। मातृ छाया दशहरा उत्सव सांस्कृतिक आयोजन समिति का अध्यक्ष मैं दीपक ठाकुर। सर, क्या आयोजन होने वाला है, कब होगा और क्या इसका समय है, कौन आएंगे? आने वाली 16 तारीख को 16 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी की पुण्यतिथि पर एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बरेली से अंजलि द्विवेदी भजन गायक, सुप्रसिद्ध भजन गायक को बुलाया जाएगा, और दशहरा मैदान एकतापुरी सेमरा में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खाटू श्याम जी का भव्य दरबार लगाया जाएगा और भव्य जोत के दर्शन भी कराए जाएंगे। सर, ये कौन सा वर्ष है? और हूँ कि 16 नवंबर स्थान एकतापुरी दशहरा मैदान अशोक गार्डन थाने के पीछे, आप सब लोग सादर आमंत्रित है। आइए, विशाल भव्य भजन संध्या में आइए और इसका आनंद लीजिए। समय क्या रहेगा? समय 6 बजे से रहेगा और जब तक शाम की कृपा रहेगी जब तक चलेगा कार्यक्रम। पहले आपका नाम बता दीजिए। नितिन पाठक, मैं भारतीय जनता पार्टी स्टेशन मंडल में अध्यक्ष हूँ। स्वर्गीय बाबूजी कैलाश नारायण सारंग जी, उन्होंने सबसे पहले हमारा जो भी कार्यक्रम आयोजन होता था तो उन्होंने नरेला परिवार की हम सबको दिशा निर्देश दिए थे। तो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम है हम नरेला विधानसभा में मनाते हैं, तो वो परिवार के रूप में मनाते हैं। और चूँकि आप देखेंगे कि जो मातृ छाया दशहरा सांस्कृतिक उत्सव समिति है, ये संस्कार से संबंधित और परिवार को जोड़ने संबंधित ऐसे कोई भी कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम ही ऑर्गेनाइज कराती है। आयोजन उसी तरीके का आयोजन रहता है। इससे पूर्व हमने पिछली पुण्यतिथि पर चूँकि बाबूजी बुद्धिजीवी एवं कवि थे और बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, काफ़ी उनके किताबें लिखी उन्होंने। उसके अलावा कई तरह की उन्होंने जो है उपलब्धियाँ भारतीय जनता पार्टी और समाज को भी दी। तो पिछली वर्ष हमने कवि सम्मेलन रखा था, जिसमें कवि विभिन्न तरह के कवि आए थे और उन्होंने अपने कवि सम्मेलन में उनके विचारों को हमने प्रस्तुत किया था। इस वर्ष हम संस्कार का हमने विषय रखा है, तो भजन के माध्यम से लोगों के बीच में संस्कार और अच्छे से फलीभूत हों, इसीलिए हमने इस बार मातृ छाया दशहरा उत्सव समिति भाई दीपक ठाकुर जी और उनके सभी मित्रगणों द्वारा यहाँ पे भजन का आयोजन किया जा रहा है। और वो भी विश्वविख्यात अंजलि द्विवेदी जी जो यूपी से आ रही हैं, तो उनके द्वारा भजन का आयोजन किया जाएगा। मेरा सभी भोपाल वासियों से आग्रह है, हम और उसके साथ एक और विषय है कि हम लोग यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनके द्वारा यहाँ पे एक पार्क है, बहुत सुंदर सा एक उद्यान है, उसमें स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग जी की मूर्ति की स्थापना भी हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसी दिन उसका अनावरण भी है। तो पहले 6 बजे अनावरण होगा और उसके तदुपरांत यहाँ पे भजन आयोजन का कार्यक्रम है। मैं ज्ञानंद सिंह तोमर, आने वाली 16 तारीख को हम सबके पूजनीय, हम सबके मार्गदर्शक
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय बाबूजी श्री कैलाश नारायण सारंग जी की स्मृति में 16 तारीख को भव्य भजन संध्या का आयोजन हम यहाँ करने वाले हैं। भजन संध्या के साथ साथ क्योंकि बाबूजी निरंतर बुजुर्गों की सेवा में लगे रहे, उन्होंने अपना सेवा आश्रम वहाँ चालू किया, वृद्धाश्रम उन्होंने चालू किया। हम सब ने संकल्प किया है, हमारे नेता श्री कैलाश विश्वास सारंग जी के नेतृत्व में हम निरंतर बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हम ऐसे बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हैं जो समाज में जिन्होंने नाम कमाया, ऐसे बुजुर्ग का सम्मान भी वहाँ पर करेंगे। और हमारी देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका श्याम बाबा की अंजलि द्विवेदी जी भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बरेली से यहाँ पधारने वाली हैं। भव्य आयोजन हो रहा है, पहली बार बरेली से चलकर वो यहाँ आ रही हैं। आप सभी के माध्यम से मैं भोपाल की जनता और मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करूँगा, क्योंकि हमारे संस्थापक सदस्य जी निरंतर अपनी सेवा देते रहे, उनकी स्मृति को चिरायु बनाने के लिए दुर्ति वर्ष है जो हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा हमारे बीच में है, उनका आशीर्वाद हमारे बीच में है। हम निरंतर उनके आदेश के अनुसार काम करते रहेंगे, समाज सेवा करते रहेंगे। ऐसे समाज सेविक बाबूजी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सभी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारी महापौर जी, हमारे सभी पार्षदगण, हमारे मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ हमारी नरेला विधानसभा की नहीं, पूरे भोपाल की जनता इस आयोजन को देखने आने वाली है। कोलार के 5 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना और बढ़ते महिला अपराधों को लेकर आज रोशनपुरा चौराहे पर जिला महिला कांग्रेस भोपाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कैलाश मिश्रा जिला कांग्रेस अध्यक्ष और अध्यक्ष महिला कांग्रेस भोपाल संतोष जितेंद्र कंसाना मौजूद रही। मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी में ही अगर एक एक दिन में 2-2, 3-3 दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं और अपराधियों में भय का कोई वो नहीं है। पुलिस प्रशासन भी जो है काम अगर कर रहा है तो वो काम कहाँ हो रहा है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश महिलाओं में दुष्कर्म की घटनाओं में नंबर 1 पे है। आज हम देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते, बच्चियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन जब इस मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रहेंगी, जब बच्चियां यहाँ बचेंगी नहीं, तो उन बच्चियों को, उन महिलाओं की कौन रक्षा करेगा? इस चीज का हम जवाब चाहते हैं। और अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, रक्षा नहीं कर सकते, तो ऐसे मुख्यमंत्री का और ऐसे गृह मंत्री का हमें कोई मतलब नहीं है। गद्दी छोड़े, क्योंकि महिला कांग्रेस अपने आप सड़कों पे आके उनकी महिलाओं की लड़ाई लड़ेगी और अगर प्रदेश की सुरक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा विधायक संजीव सिंह ने उठाए प्रशासन पर सवाल, कहा करोड़ों रुपए का राजस्व को लगाया जा रहा है चूना। भाजपा विधायक संजीव सिंह ने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन चाहे तो ट्रैक्टर ट्रक को छोड़े एक मुट्ठी कोई रेत माफिया नहीं उठा सकता। रेत का अवैध कारोबार रोकने में प्रशासन नाकाम दिख रहा है। विधायक ने कहा कि पुलिस ही नहीं बल्कि राजस्व, माइनिंग, आरटीओ और सभी टोलों की मिलीभगत से रेत का अवैध कारोबार भिंड में फल फूल रहा है। विधायक ने कहा कि करीब 35 करोड़ में कुछ खदानों का रेत का ठेका है जिस कंपनी ने लिया है वह पूरे जिले में अवैध रेत उत्खनन कर रही है, जिससे राजस्व को करीब करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि भिंड में रेत का अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन रोकने में प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम रहा है।
मैं समय समय पर लगातार आवाज़ उठाता भी रहा हूँ, लेकिन उसका कोई असर प्रशासन पर हुआ नहीं है। और मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर तो छोड़िए, कोई खदान से एक मुट्ठी भर रेत भी नहीं निकाल सकता। लेकिन पता नहीं इनको दिखती नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या क्या इनकी पॉलिसी है इस मामले में। निश्चित तौर पर इस मामले में यहाँ भिंड का प्रशासन रेत का अवैध उत्खनन रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा है, और जिसकी मैंने हालांकि ऊपर मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की है। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं, उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया है। लेकिन अभी तक जो देखने में आया कि भिंड प्रशासन इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहा। सब देखने में आ रहा है अकेले टोल की क्यों, इसमें आप पुलिस प्रशासन है, माइनिंग विभाग है, राजस्व विभाग है, आरटीओ है, इतने सभी चारों पांचों विभाग इसमें शामिल हैं। तो जब इतने विभागों के बावजूद भी जब वो गाड़ी टोल पर पहुंच जाती है, टोल पर गाड़ी एकदम से पहुंचेगी नहीं, 30, 35, 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुंचती है। तो जब सड़कों पर चलने वाले अधिकारियों को वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो टोल वालों की क्या गलती है? तो इसलिए वो भी अपना बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मतलब ठेका किसी और को मिला है और कंपनी कोई और काम कर रही है। हाँ, मतलब देखिए मैंने बताया ना कि ये सभी की मिली भगत है, और ठेका भी जो दिया है ना उसमें भी ऊपर से नीचे तक ये सब मिले हुए हैं। जो ठेका भिंड जिले का 100 करोड़ रुपए का होता था वो आज 35 करोड़ का हुआ, और उस 35 करोड़ में ये पूरे ज़िले को चलाना चाह रहे हैं जो कंपनी है, पूरे ज़िले को। तो सीधा सीधा अगर हम देखेंगे तो भिंड जिले को और सरकार को राजस्व का 65 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो सीधा सीधा तो बात ये है। तो ये प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पे आज नहीं कल कार्रवाई होनी है। मैंने इसके खिलाफ पत्र भी लिखा है। जबलपुर में लगातार हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में बढ़ती केसों की संख्या को देखते हुए समय समय पर न्यायपालिका द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। आज शनिवार को भी जबलपुर जिला कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आने वाले ज़्यादातर मामले इंश्योरेंस क्लेम केस के होते हैं जो कई सालों से अन्य न्यायालयों में पेंडिंग होने के चलते समय पर न्याय नहीं मिल पाता, जिसके चलते इस तरह लोक अदालत के माध्यम से समय पर न्याय देकर मामलों का निराकरण कर दिया जाता है। हर 3 महीने में लगने वाली लोक अदालतों में सैकड़ों की संख्या में पेंडिंग मामलों का निराकरण होता है। आज लोक अदालत है, आज 12 नवंबर को, आज साल की अंतिम लोक अदालत है। तो जिनका भी बकाया टैक्स है उनमें उनको जो भी पेनाल्टी लगी है उसमें भारी छूट मिलेगी। और आज जो भी पुराने केसेस हैं या जो भी है उनको आज हम सॉल्व करेंगे और यहाँ उनके द्वारा करदाताओं के द्वारा टैक्स जमा कराया जाएगा। किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह के जिनका कई सालों से बकाया है तो उनमें जो पेनाल्टी है उसमें छूट है, और जो भी कई केस फंसे हुए होते हैं जिनका टैक्स कई सालों से जमा नहीं होता तो उनको आज उस चीज़ का लाभ मिलेगा और उनके द्वारा उनको छूट भी दी जाएगी। यहाँ एक्चुअली कई केसेस हैं जो कई लोग हैं हमारे यहाँ बाकायदा, जैसे हमारे यहाँ एक बार में ही 100-200 लोग ऐसे होंगे, तो उनसे उन प्रचार प्रसार के द्वारा उनको और कॉल के द्वारा और संपर्क के द्वारा उनसे संपर्क किया गया है। और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनके प्रकरण हम सॉल्व करते जाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे? कोई अलग से अपील नहीं होती, वो आते हैं अपना बताते हैं, टैक्स दिखाते हैं कि उसमें कितनी छूट है, सब कंप्यूटराइज्ड है, उसमें अपने आप अपडेट हो जाता है, तो उसके द्वारा उनको छूट का लाभ प्राप्त होता है। लोगों से कोई अपील करेंगे? हाँ, लोगों से हम लोगों ने कॉल के द्वारा और पर्सनल फील्ड पे जाके हम लोगों ने उनसे संपर्क किया, उनसे अपील की है कि वो आएँ और यहाँ टैक्स जमा करें और छूट का लाभ लें। कृतिका सिंघई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, संभाग क्रमांक 13, नगर निगम जबलपुर। वर्तमान स्थिति में जो लोक अदालत का एक पैटर्न चला है कि लोक अदालत के माध्यम से निर्णय होते हैं, तो इसमें अधिकांश वो होते हैं जिसमें चूँकि हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा लोक अदालत एक रास्ता अपना लिया कि क्लेम केसेस ज़्यादातर 70-80% क्लेम केसेस होते हैं, बाकी 10-20% जो है बाकी अन्य केस होते हैं जिसमें साल 6 महीने की सज़ा होती है। उसके अलावा इस लोक अदालत में कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ काम बढ़ता है। लोक अदालत इसीलिए उस काम को कम कर देती है, क्योंकि पेंडेंसी कम हो गई,
ये लोक अदालत का एक फ़ायदा है। जो आदमी 10-15 साल तक क्लेम केस के लिए, जिसका कोई पैर टूट गया, मान लीजिए वो नीचे क्लेम किया, उसने इन्हेंसमेंट के लिए यहाँ लाए, तो उसका निराकरण जल्दी हो जाता है, बस इतना ही है। लेकिन हम आज की स्थिति में देख रहे हैं केवल वो प्रकरण लग रहे हैं जो 15-15 साल पुराने हैं। तो इस लोक अदालत को एडमिट होने के बाद, जैसे आज का प्रकरण है, तो वो साल 6 महीने में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होना चाहिए। इसके ऊपर लोक अदालत के जो अधिकारी हैं उनको एक्टिव रूप से उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब 15-16 साल पुराने जो केसेस हैं जो आज लग रहे हैं, तो वो भूल गया पक्षकार। क्या मानते हैं, आम पब्लिक को फायदा मिलेगा क्या? फायदा तो थोड़ा बहुत मिलता ही है। अब ठीक है, 20 साल बाद मिल रहा है, अब है भी कि जिंदा की नहीं मालूम वो व्यक्ति। तो ये है कि लोक अदालत से फायदा है, क्योंकि उसको न्याय थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, बस इतना फायदा है। मैं फूलचंद पालीवाल। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।